नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो है इसको एक ही क्लास में पूरे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। अब बेसिकली मेरी यहाँ पे देखो कोशिश रहेगी कि आपको लाइक जैसे वो एक दोस्त होता है ना जो एग्जाम से पहले फटाफट पढ़ा देता है कॉन्सेप्ट्स ताकि हम एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, तो वही कोशिश रहेगी कि आप सभी भी एग्जाम में लिख पाए, तो फटाफट से बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड बिफोर दैट देखो, ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है। ठीक है, जिसमें इन ओवरऑल 62 पेजेस हैं और ये हिंदी मीडियम का पीडीएफ है जिसमें 71 पेजेस हैं। ठीक है, मैं ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है, अगर इससे वैसे आपको समझ आ जाएगा बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पीडीएफ्स की ज़रूरत लगती है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकती हैं। ये एक पेड पीडीएफ है बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ, 115 रुपीज़। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वो क्या है, ये समझो। सबसे पहले देखो, सारे बच्चे, ठीक है, चाहे उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सभी बच्चे एक साथ एक छत के नीचे पढ़ सके। ठीक है, अंडर सेम रूफ। ठीक है, तो वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स इन द सेंस जैसे डिसलेक्सिया है, कोई लर्निंग की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, क्या अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, ठीक है, या वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है यानी कि मंद बुद्धि है, ठीक है, सामान्य बच्चों के मुकाबले सोचने समझने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, ये सभी बच्चे, ठीक है, और साथ में जो बच्चे नॉर्मल है, ठीक है, मतलब जो स्पेशल बच्चे हम इनको बोल देते हैं, देखो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और एक जो सामान्य बच्चे हैं, जनरल बच्चे। ठीक है, तो जनरल चिल्ड्रन प्लस स्पेशल बच्चे दोनों एक ही छत के नीचे पढ़ सके, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंडिया के अंदर आज के टाइम में हर स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है। ठीक है, और बाकी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब भी आज के टाइम में यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप आया। ठीक है, देखो अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा हार्म ना हो किसी के लिए। ठीक है, मैं एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे स्कूल में, ठीक है, आई वाज टीचर इन केवीएस एट दैट टाइम, केंद्रीय विद्यालय। तो वहाँ पे एक बच्चा था, ठीक है, उसकी लाइक मतलब वो एक जगह नहीं बैठ सकता था, शोर मचाने लगता था एकदम से, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता था, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाता था पढ़ाई पे। ठीक है, तो बस वो स्कूल आता था और जाता था, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, और अपना इधर उधर स्कूल में घूमता रहता था, टीचर्स पे मतलब सुनेगा ही नहीं वो टीचर्स की। ठीक है, बट उसको स्कूल में रखा हुआ था बिकॉज रूल्स रेगुलेशंस इतने हैं, निकाल सकते नहीं है, ऑल्दो उसका स्कूल आना ना आना बराबर था। ठीक है, ठीक है, वो एक क्लास है, क्योंकि 8th क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का रूल है, आप किसी को भी फेल नहीं कर सकते, तो उसको पास करते रहे। ठीक है, आई गेस वो 7th क्लास में पहुंच गया था, ये 8th में। तो उसने एक बार क्या किया, एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे जनगण मन हो रहा है, प्रेयर हो रही है स्कूल में, वो कभी जनगण मन में अटेंशन में नहीं खड़ा होता था, वो इधर से उधर घूमता रहता था या कुछ ऐसी हरकतें करता था उस टाइम पे कि बाकी बच्चे हंसे। तो मतलब ऐसे अटेंशन सीकर, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सब था क्योंकि उसमें उतनी समझ नहीं थी। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बार ना उसने, क्योंकि टीचर ने उसे कहा नहीं आपको यहाँ बैठना ही पड़ेगा, ठीक है, मे बी स्कूल में कुछ गेस्ट आए हुए थे या कुछ सिचुएशन ऐसी थी
कि आपको इसी रूम में बैठना पड़ेगा, तो उसने आया और टीचर के हाथ पे ना बाइट कर लिया, मतलब वो जितनी तेज दांतों से टीचर को बाइट कर सकता था उतनी तेज। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था, वहां पे बाकी सबको ये रियलाइज हुआ कि ये बच्चा हार्म है सोसाइटी के लिए, हम इसको बाकी बच्चों के साथ नहीं रख सकते। और एट दैट पॉइंट उसके पेरेंट्स को तभी बुलाया और उसको कहा कल से आप नहीं भेजोगे, एंड जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो की गई, फिर उसके ट्रांसफर के लिए स्पेशल स्कूल्स में बात की गई, एंड फर्दर जो भी हुआ होगा, बट दिस वाज द इंसिडेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सामान्य बच्चों को और स्पेशल बच्चों को साथ में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, पर वो उस लेवल पे ना हो कि वो हार्म हो जाए बाकी बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए। समझ रहे हो? तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट। ठीक है। इंडिया में आप जानते हो हर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन पॉलिसी है, साथ में 8th क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, ये कुछ एक दो बातें याद रखनी है ताकि आप लिख सको, ये सब लिखना है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। राइट। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि भाई ये बताओ बैरियर्स क्या है लर्निंग के। ठीक है। तो पहला है इमोशनल बैरियर टू लर्निंग, दूसरा है मोटिवेशनल बैरियर, और तीसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट बैरियर्स टू लर्निंग। ठीक है। समावेशी शिक्षा उसकी विशेषता यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, साथ में हम उसकी करेंगे विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में मैंने लिखी हुई है। ठीक है। इंग्लिश में 3 पार्ट्स हैं, बट तीनों पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स हैं। ठीक है। इंग्लिश में सब पार्ट्स नहीं बनाया, सीधा लाइक 4 5 7 8 लिख दिए हैं ताकि आप डायरेक्टली आंसर लिख सको। दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगता है उसको चुन सकते हो, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले इमोशनल बैरियर्स। ठीक है, यानी कि भावनात्मक। पहला है पीयर प्रेशर। देखो ये तो हमेशा रहता है, मतलब हमारे दोस्तों का प्रेशर। ठीक है। क्या यहाँ से करते हैं इसको। ठीक है। व्यक्तिगत बाधाएं। ठीक है, यानी कि देखो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, इंडिविजुअल से रिलेटेड। यहाँ वे छात्र की समझने की क्षमता से लेकर उनके विशेष सीखने के कौशल के माध्यम से उनकी रुचियों और प्रेरणाओं और भावनात्मक जो संबंध रखते हैं वो बाधाएं हैं। ठीक है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक बाधाएं, यानी कि सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, मतलब देखो समाज का भी प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे से पूछा जाता है भाई कितने मार्क्स आए, और लेट सपोज वो उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं लाया, उसको बताने में शर्म आती है। ठीक है। तो ये वाले सामाजिक प्रेशर की बाधाओं की बात हो रही है। अच्छा, अभी मैंने ना एक इंटरव्यू देखा, एक यूपीएससी क्रैक किया एक लड़की ने। अच्छा, उसने ना वो प्रिपरेशन कर रही थी तो किसी को बताया ही नहीं, मतलब ना नेबर्स को पता, सिर्फ उसके मम्मी पापा को पता था, और घर में आई गेस दादी रहती थी उनको पता था, या उसके सिबलिंग्स को जो भाई बहन थे। अब उसके घर में कोई रिश्तेदार आता वो बोल देते वो तो दोस्त के घर गई है या मामा के घर गई है, ऐसे कुछ बोल देते थे, और वो कमरे में चुपचाप पढ़ती रहती थी। ठीक है, शादी ब्याह में जा रही है तो तबीयत खराब है, ऐसे कुछ बोल दिया पेरेंट्स ने। पर किसी ने ये नहीं बताया कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। उसने बड़ा एक अच्छा आंसर दिया कि अगर मैं फेल हो जाती तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता मेरे पे, मतलब कि करके नहीं दिखाया कुछ तो भाई सोसाइटी क्या कहेगी, लोग हंसेंगे, मम्मी पापा को बोलेंगे कि भाई तुम तो अपनी लड़की को यूपीएससी करा रहे थे। तो वो समाज का एक प्रेशर आ जाता। तो ये बढ़िया तरीका उन्होंने अपनाया कि चुपचाप तैयारी की और किसी को बताया नहीं, और कहते हैं ना चीजें जब पक्की हो जाए तभी डिस्क्लोज करो, उससे पहले ना करो तो बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब उस लड़की की बात मुझे लगी थी, अभी रिसेंट में ही इंटरव्यू मैंने उसका देखा। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, देखो पैसों की वजह से भी लर्निंग में बाधाएं आती हैं। पैसा हो तो आप बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया ट्यूशंस ले सकते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज, अबैकस क्लासेस या सो ऑन, बहुत कुछ। ठीक है। तो लर्निंग, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो लर्निंग में बाधा आएगी। अगला है व्यावहारिक, यानी कि बिहेवियरल।
देखो बिहेवियर तो हर चीज में मैटर करता है, ठीक है। अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, लेट सपोज आपका खुद का, आपके बिहेवियर में एंगर इश्यूज हैं, या अटेंशन नहीं कर ले पाते हो बहुत देर तक कहीं पे, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो दिक्कत आएगी लर्निंग में। या सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है उसमें ये दिक्कत है तो भी आएगी। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ध्यान भटक जाता है इजीली, ठीक है। तो वो बिहेवियरल बातों की बात यहाँ हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मोस्ट ऑफ द जगह आप देखोगे तो बिल्डिंग, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, सर्विसेज, इनकी कमी है, ठीक है तो नाम के लिए है, ऑन ग्राउंड है ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में देखोगे उनकी हालत देखो। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने दिखाया कि ये पहले स्कूल कैसे थे, वीडियो बनाई पहले की, और फिर दिखाया कि हमने काम किया तो बाद में कैसे हो गए। गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसा उन्होंने बना दिया था, ठीक है। अंतर तो है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटीज, और लेट सपोज गर्मी पड़ रही है भाई, 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और क्लास में सिर्फ 4 पंखे हैं, आपको लगता है बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तभी आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में समर वेकेशंस हो जाती हैं, विंटर वेकेशंस हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्लाइमेट इतना हार्श हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं, वरना आज के टाइम में समर वेकेशंस की छुट्टी की इतनी ज़रूरत ना पड़े अगर एसी क्लासरूम्स हो तो, ठीक है। विंटर में अगर प्रॉपरली हीटेड क्लासरूम्स हैं, सो मतलब यही रीजंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वाटर फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगला है व्यवहारिक बाधाएं, ये हो गया ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अगला है संचार बाधाएं, यानी कि कम्युनिकेशन। इसकी वजह से भी बहुत बार लर्निंग में सबसे बड़ा बैरियर है ये, ठीक है, कम्युनिकेशन। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, यानी कि सोसाइटी एंड कल्चरल। कल्चर तो देखो बिल्कुल अफेक्ट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ का जैसा कल्चर होता है वहाँ की वैसी लर्निंग होती है, ठीक है। कई बार वो कल्चर की वजह से ना लर्निंग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। रावण जो है महाभारत में, रावण ने सीता का अपहरण किया था, ठीक है। तो हम रावण को एक राक्षस की तरह, एक गंदे व्यक्ति की तरह देखते हैं, ठीक है। उसने ये काम गलत किया कि किडनैपिंग यहाँ पे की थी। बट रावण की अगर आप हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक अच्छा व्यक्ति भी था। तो हम उन पॉजिटिव साइड्स को कभी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ नेगेटिव साइड्स को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो नेगेटिव साइड क्यों आई, हम वो नहीं देखते हैं, क्या उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये कल्चर की वजह से हमने सिर्फ वो ही पढ़ा, उसकी बुराई ही पढ़ी, अच्छाई पढ़ी नहीं। तो कभी कभी ऐसे कल्चर का भी लर्निंग पे इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, ठीक है। आप पढ़ना अगर टाइम मिले तो रावण का इतिहास, और क्यों रावण ने किस वजह से जो है सीता माँ को जो है उनको किडनैप किया था, अपहरण किया था उनका, कुछ पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही वो बुरे व्यक्ति नहीं थे, बुरे भी थे, पर उनमें बहुत अच्छाइयाँ भी थी, ठीक है। क्लियर है कि क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन और क्या उसकी बाधाएं आ गई, ठीक है, लर्निंग की बाधाएं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद रेफरेंस टू लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ से देखो तीनों नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, एनी वन और टू, ठीक है। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, सबसे पहले ये समझो। बोन्स, जॉइंट, मसल, इनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी का कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक फोटो मैंने गूगल से ऑलरेडी यहाँ पे उठाई हुई है,
ठीक है। सेलिब्रल पाल्सी, ठीक है, ये बीमारी होती है जिसमें लाइक बोन्स और लिम्स वगैरह का जो प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, मे बी वीक बोन्स की वजह से, ठीक है, हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, फीडिंग या ईटिंग में प्रॉब्लम आना, ठीक है, लर्निंग में प्रॉब्लम हो गया, इसको सीजर्स आ रहे हैं, बेसिकली फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स, बातचीत की, ये सब पोस्चर की, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स इससे रिलेटेड आप देखोगे तो आपको ये बेहतर तरीके से जो है समझ आएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। इसको ये हो गया, और एक और एग्जाम्पल जो उसको आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, पोलियो। वो भी प्रॉब्लम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगी, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी? आप एक बार देखो, आपने डिसेबिलिटी समझ ली ना वो क्या है, तो आप उसके बारे में, उसकी विशेषताएं यानी कि करेक्टरिस्टिक्स, उसमें फैमिली का क्या रोल होगा, ये सब खुद से लिख सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या मैम आप बोल रहे हो बना बना के लिखे? बना बना के लिखना हम बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बेसिकली उसका मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर आप खुद से लिख रहे हो उसका आंसर, उसे बोलते हैं बना बना के करना। ये सबके बस की बात नहीं होता है, स्मार्ट लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। तो बना बना के लिखना नहीं होता ये, आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो आप समझ के बातें उससे रिलेटेड लिख रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये तो नहीं लिख दोगे ना कि बंदा देख नहीं पा रहा है, इतनी समझ अगर है तभी बना बना के लिख पा रहे हो, तो इसको रॉन्ग वे में नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर। अब अगली डिसेबिलिटी पे बढ़ेंगे सीधा। अगली है विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी कि जब देखने में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम जो ग्लासेस लगा के करेक्ट नहीं की जा सकती है, यानी कि 6/60 से लेस होना विजुअल एक्यूटी, ठीक है। तो वो कहलाता है, जो ग्लास करेक्शन से ठीक भी नहीं हो सकती, वो कहलाएगी विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल एक्यूटी, ठीक है, यानी कि नजर का कमजोर होना, ठीक है। इसमें देखो काफी सारी कैटेगरीज भी होती है, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं अगर कोई बंदा ना ब्लाइंड है तो वो प्रॉपरली ब्लाइंड है। ब्लाइंड में भी कैटेगरीज होती है, जैसे कि व्हेन आई वाज टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय, एक सर थे वहां पे, उनको ब्लाइंडनेस थी, बट उन्हें एक आंख से पार्शली थोड़ा थोड़ा बिल्कुल दिखता था। तो एक आंख से तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड थे, और एक आंख से वो पार्शली ब्लाइंड थे, यानी कि बहुत हल्का उन्हें कुछ कुछ दिखता था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये कैटेगरीज है विजुअली इम्पेयर्ड की। फर्स्ट है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, यानी कि जो बंदे बिल्कुल टोटली ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, जो पर्सन्स बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, दे आर नोन एज प्रोफाउंडली ब्लाइंड। अगला है सेवियरली इम्पेयर्ड, यहाँ पे जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं, जिनकी विजुअल एक्यूटी लेस होती है 6/60 से आफ्टर करेक्शन, ठीक है, मतलब करेक्शन के बाद भी इससे कम है। नेक्स्ट है मॉडरेटली इम्पेयर्ड, दिस इम्पेयर्ड इज नॉट वेरी सीरियस, दे हैव विजुअल एक्यूटी इज बिटवीन 6/24 से 6/60 के बीच होती है। दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ प्रॉपर हेल्प इज गिवन, ठीक है, अगर प्रॉपर हेल्प मिलती है तो ये कर पाएंगे। और माइल्डली इम्पेयर्ड होता है, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। सच अ विजुअल प्रॉब्लम इज जनरल इन नेचर, दिस does not disturb one person in any way of doing the visual task, और ये जनरली हम ग्लासेस वगैरह से ठीक कर भी लेते हैं। आज के टाइम में देखो लैपटॉप का, फोन का काम हर व्यक्ति करता है, तो माइल्डली इम्पेयरमेंट सबके अंदर आ जाती है। जो मेन दो है ना वो ये है,
जिसकी मैंने अभी बात बताई, कंप्लीटली ब्लाइंड तो वो है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, और सीवियरली आपका आ गया पार्शली ब्लाइंड। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। लोकोमोटर विकलांगता ये हमने किया। और उसके बाद दृश्य हानि यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, पूरी तरह से विकलांग और गंभीर रूप से विकलांग। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम अगले मेंटल रिटार्डेड पे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन ना, ये इंडिविजुअली 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कराना चाहूंगी। देखो, बहुत काम हुआ है मेंटल रिटार्डेशन के लिए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों ने, ग्रुप ऑफ मेडिकल पीपल, अलग अलग थ्योरीज भी इसके रिगार्डिंग दी है। अब देखो, हम ना किसी बच्चे को मेंटल रिटार्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल बोल नहीं सकते हैं, यानी कि मंदबुद्धि। वो कहना सही नहीं है, बिकॉज ये बड़ा मतलब सामने जो पर्सन है उसके पेरेंट्स हैं, उनको बहुत मतलब डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव लग सकता है, तो हम इन बच्चों को अब स्पेशल बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पर अभी हम समझ रहे हैं तो हम प्रॉपर टर्म मेंटल रिटार्डेशन को ही समझेंगे। मेंटल रिटार्डेशन के 4 लेवल्स हैं। अब इन 4 लेवल्स पे बढ़े उससे पहले हम समझते हैं ये होते कौन है। देखो, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं मेंटली रिटार्डेड। अब ये शुरू कहाँ से होता है, तो देखो, 130 वाले जिनका आईक्यू लेवल 130 हो वो वेरी सुपीरियर होते हैं। जिनका 120 से 129 के बीच है वो सुपीरियर कहलाते हैं। 110 से 119 के बीच नॉर्मल ब्रिलियंट। 90 से 109 के बीच नॉर्मल। 80 से 89 के बीच नॉर्मल ऑकवर्ड। 70 से 79 के बीच बॉर्डर लाइन। और 70 से कम है तो वो कहलाते हैं मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, ऐसा एक टेबल आप अपने एग्जाम में बनाइएगा भी मेंटल रिटार्डेशन में। ठीक है, बहुत, ये आपको इंटरनेट पे भी इजीली मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से देखा है। ठीक है, अब मेंटल रिटार्डेशन 70 से कम है, हमें ये पता चल गया। अब 70 से भी कम कितना? ठीक है, सबकी तो ऐसा नहीं है 70 से 50 के बीच होगी, या किसी की 0 होगी, किसी की 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी। तो उसमें ऐसे 4 लेवल्स बने हुए हैं 70 से कम की रेंजेस के भी। पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेड, जो कि 50 से 70 के बीच है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेड पॉपुलेशन है, 80% उसमें से लोग जो हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं। ठीक है, इनको लाइक आप पढ़ा सकते हो, ये साइन मतलब, एंड डू नॉट शो एनी साइन ऑफ ब्रेन पैथोलॉजी और अदर फिजिकल डिफेक्ट्स। ठीक है, मतलब आप देख के इनको नहीं बता सकते हो इनमें कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या ये मेंटल रिटार्डेड है। थोड़े स्लो होते हैं ये, बाकी काम नॉर्मल्स के मुकाबले थोड़ा धीरे करते हैं। ठीक है, स्कूल भी जाते हैं, और मतलब बाकी सारे काम भी करते हैं। ठीक है, बट हाँ, ये चीज ना बचपन में ही देखी जा सकती है। ठीक है, उनकी स्लो एक्टिविटीज या वर्क का तरीका, तो मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड होगी तो बचपन में ही पहचानी जाती है। ठीक है, दूसरा है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जो 35 से 49% जो है, 35 to 49% बिटवीन आईक्यू रेंज रहती है। ठीक है, अब ये ग्रुप जो है वो 12% लोग होते हैं रिटार्डेड पॉपुलेशन के, टोटल पॉपुलेशन नहीं, जितने लोग मेंटली रिटार्डेड हैं उसमें से 12% इस कैटेगरी में होते हैं जनरली। ठीक है, ये ट्रेनेबल होते हैं, यानी कि इनको ट्रेन किया जा सकता है, एंड देयर रिटार्डेशन इज एविडेंट इन अर्ली इन देयर लाइफ, यानी कि शुरुआती दिनों में ही, चाइल्डहुड मतलब एक इंडिविजुअल के व्हेन हम इसको देख सकते हैं, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड मान लो बेसिकली। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट होगा इससे, यानी कि उनके लेट सपोज आई हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जांपल ले लो। ठीक है,
पेंसिल से लिखना, पेंसिल को पकड़ना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बाकी के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इनका पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। लैंग्वेजेस को भी ब्रोक करके ये लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब हकलाना भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग राइटिंग के साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देन है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, 7% ऑफ द रिटार्डेड पॉपुलेशन ये होते हैं। ये देखो, डिपेंडेंट रिटार्डेशन कहलाती है, 20 से 34, यानी कि 20 से 34 इसकी रेंज है। अब ये जो बच्चे होते हैं इनमें सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, स्पीच रिटार्डेशन, बोलने में, सेंसेस में, और मोटर से भी आप देखोगे ये हैंडीकैप आपको ज्यादा मिलेंगे, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, स्पेशली ऑब्वियसली पेरेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये बहुत मतलब 1% लोग ऐसे होते हैं, बट इसमें देखो सच में लाइफ इनके लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। अब देखो, एक ना जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, मैं इस टेस्ट का नाम भूल गई, तो 6 मंथ्स के अराउंड एक टेस्ट होता है, ठीक है, छठे महीने में, जिसमें थोड़ा महंगा टेस्ट ये है, डिसेबिलिटी पता लगाई जाती है कि आपकी कोख में, वॉम्प में जो बच्चा है उसमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो प्रॉपर डॉक्टर के कंसर्न से, पेरेंट्स के कंसर्न से आप उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी कर सकते हो। ये रूल बाकी देशों में भी है, इंडिया में भी है। इसका रीजन बेसिकली ये है, एक डिसेबल्ड बच्चे को जन्म आप देते हो, आप भी परेशान रहोगे और वो बच्चा भी परेशान रहेगा। तो अगर पेरेंट्स इतने मजबूत हैं और वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, मेरी क्लास में मेरी फर्स्ट जॉब थी, आई वॉज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 2, ठीक है, आई गेस, या मैं क्लास 2 में पढ़ाती थी, मैं क्लास 4 की क्लास टीचर थी उस टाइम पे, क्लास 2 में मैं पढ़ाती थी एक सब्जेक्ट। तो वहां पे एक बच्ची थी, ठीक है, जिसको वो वॉक नहीं कर सकती थी, उसके पैर जो थे वो मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी उसको। तो उसको जैसे डांस वाली जो क्लास है, म्यूजिक की क्लास है, तो उस टाइम पे उसकी मम्मी, बिल्कुल घर के पास रहते थे वो, तो उसकी मम्मी आती थी, उनके पास टाइम टेबल था और एक्सेस था स्कूल के अंदर आने का। तो वो उसको, बच्ची को गोदी में लेकर, ठीक है, उनके पास एक ट्रिक थी उसको ले जाने की, गोदी में लेकर, आर्म्स में लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी, ठीक है, और जब तक म्यूजिक का पीरियड चल रहा है वहीं बैठी रहती थी, फिर उसको वापस लेकर आती थी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब उन्होंने ही मुझे इस टेस्ट के बारे में बताया था, मतलब शी वॉज लाइक मोर अ फ्रेंड टू मी, पेरेंट्स से ज्यादा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तो उन्होंने इस टेस्ट के बारे में मुझे बताया था, देन फिर मैंने गूगल किया और पढ़ा इसके बारे में, तो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट, ठीक है। अगर उन्हें वक्त रहते पता चल जाता तो शी मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप। तो पेरेंट्स आज के टाइम में इतने एडुकेटेड हो गए हैं कि वो समझते हैं कि आगे बच्चे के लिए कितनी परेशानी होगी और उनके लिए भी। तो जो करवाना चाहते हैं वो इस टेस्ट को आज के टाइम में जरूर करवाते हैं, और स्पेशली डॉक्टर ही बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक। अब देखो, फैमिली का रोल, कम्युनिटी का रोल क्या रहेगा, ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है, रीड कर लेते हो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हम लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बेसिकली, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखो, इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग क्या है हमें पता चल गया, इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या होती हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है, ठीक है। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी है, मैं सिर्फ उन पे आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले है, बहुत इजी है ये, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, आप अपने आप काफी कुछ लिख पाओगे। पहला है, क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा मैंने ना हर आंसर में एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि आपको जितनी नीड लगती है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के हिसाब से 6 पेजेस भी भरने हैं, तो उतना आपके पास हो लिखने का, ठीक है।
जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि मेरे पीडीएफ्स में अक्सर टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, नीड, इम्पोर्टेंस ये मैं सब डाल देती हूँ कि आपको जितना लगे कि 16 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मत, जो आसान लगे वहां से चूज कर लो कि ये लर्न करना है। ठीक है, ये रे, ठीक है। चलो, क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, कि भाई बच्चे को जो लर्निंग स्पेस है, ठीक है, जो क्लासरूम है, एनवायरनमेंट है, उसका स्कूल है, उसका एनवायरनमेंट है, वो अपने लिए सेफ लगे। ठीक है, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर बच्चों को एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं लग रहा है तो वो कैसे पढ़ेंगे? ये तो मतलब सबके साथ होता है। आप जहाँ जा रहे हो वहां का माहौल देखते हो, आप देखते हो वो जगह मेरे लिए सेफ है या नहीं, तभी आगे काम हो पाता है। तो सेम विद टीचिंग लर्निंग, क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई लर्निंग मटेरियल। आपका जो लर्निंग मटेरियल है उसमें वैरायटी आपको इंक्लूड करनी है। क्यों डाइवर्सिफाई करना है? क्योंकि देखो क्लास में ना सारे बच्चे सेम नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है अलग अलग बच्चे, चाहे वो किसी भी कास्ट, स्पेशल बच्चे और जनरल बच्चे तो पढ़ रहे हैं, साथ में किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, आप बिना किसी भेदभाव के बच्चा एक ही स्कूल में एडमिशन ले, एक ही क्लासरूम के नीचे पढ़े। ठीक है, तो वो है इंक्लूसिव क्लासरूम। समझ रहे हो? तो इसलिए अब अलग अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, तो लर्निंग मटेरियल भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। मतलब आप कभी चार्ट का यूज कर रहे हो, कभी मॉडल का यूज कर रहे हो, कभी पीपीटी प्रेजेंटेशन, कभी कोई वीडियो, कभी रियल या होता है मतलब रियल चीजों का यूज करना। जैसे कि अगर फ्रूट्स का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो आप रियल फ्रूट्स दिखाओ ना बच्चे को, फोटो क्यों दिखानी है? इजीली अवेलेबल होते हैं। समझ रहे हो चीजें? नेक्स्ट इज टेकिंग इनटू अकाउंट स्टूडेंट्स नीड। ये देखना कि बच्चों की नीड्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है आगे काम करें। ठीक है, लेट सपोज हमें पता चला बच्चे इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं, बच्चे इस एक्टिविटी के थ्रू बढ़ना चाहते हैं, तो हम बच्चों की नीड्स को देखें और उस हिसाब से अपने लेसन्स को प्लान करें और बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट इज मेक इट इजी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है एक अच्छे टीचर के लिए। देखो आपकी क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो सभी पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, इसमें शोर भी मचेगा, बहुत क्योस भी होगा, बट वो सब चीजें देखते हुए आपको सबका पार्टिसिपेशन कराना है। एक अच्छी टीचर की पहचान वही है, और तभी टीचिंग लर्निंग बढ़िया हो पाएगी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ऐसा ना हो कि 5-6 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकियों को मौका ही नहीं मिला। समझ रहे हो? नेक्स्ट इज डेवलप अ रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स, यानी कि आप एक रिलेशनशिप बच्चों के साथ बना रहे हो। ठीक है, कि बच्चे आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, अपना फ्रेंड भी समझ रहे हैं, अपनी बातें भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा जो है आप रिपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ जो है कि आप उन्हें समझ पाओ। ठीक है, तो ऐसा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हिंदी में भी यही पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका की व्याख्या करें। देखो, गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत आज के टाइम में ना एक सबको है। ठीक है, सबको है, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे एक पति पत्नी की बात करें, ठीक है, कपल की बात करें, फ्रेंडशिप्स की बात करें, दो लोग जो रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी बात करें। ठीक है, तो हर सबको आज के टाइम में गाइडेंस काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। कभी ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है। तो सेम विद इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इसमें भी गाइडेंस इन काउंसलिंग की नीड होती है। ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी से बच्चे हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ डिसेबल्ड है,
कुछ मतलब स्पेशल बच्चे हैं, कुछ जनरल हैं, सबको पड़ेगी। ठीक है, जनरल वालों को ये जरूरत है हम उनको सिखाएं कि भाई आपको कल को देखो उन्हें सोसाइटी में ऐसा तो नहीं होगा कि स्पेशल लोग मिलेंगे ही नहीं, होंगे डेफिनेटली। वो कल को जिस ऑफिस में जाएंगे, कहीं पे मीटिंग्स के लिए जाते हैं, कोई बिजनेस करेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो इसलिए उनको पता हो कि उनकी हेल्प करनी होती है, उन लोग वो भी नॉर्मल है, ठीक है, उनको कुछ अलग ना समझे, ठीक है, और सोसाइटी में मिलजुल कर उनके साथ रह सके। तभी इंक्लूसिव क्लासरूम्स का स्टेप ये आया है कॉन्सेप्ट। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम उनको यही चीजें सिखाते हैं। ठीक है, हो सकता है क्लासरूम में एक दो बच्चे ऐसे हो जो सोच रहे हो अरे मैं तो इससे बात नहीं करूंगा, ये तो ढंग से वॉक भी नहीं कर पाता, इसको तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ये एटीट्यूड गलत होगा, यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चा जिसको जो ब्लाइंड हो, ठीक है, जो देख नहीं पाता है, विजुअली इम्पेयर्ड है, अब वो क्लासरूम में उसको अजीब लगे कि मैम कोई मूवी दिखा रही है, सब बच्चे देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा। सोचो टॉम एंड जेरी वाला कोई शो दिखा दे या मिस्टर बीन वाला, जहाँ पे सुनने का काम कम है। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें डायलॉग्स कितने होते हैं? होते ही नहीं है, सब कुछ देखने का ही है, देख के समझने का। ऐसे शोज दिखाते हैं तो वो बच्चा क्या फील करेगा? उसे गंदा लगेगा। ठीक है, तो अब उस बच्चे को गाइडेंस काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो, जिसमें हम बच्चे को कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसको बताते हैं आप दुनिया से अलग नहीं हो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप अपनी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको कैसे कैटर कर सकते हो। ठीक है, कोई हर्डल आ रहा है बीच में तो आगे कैसे इमोशनली बच्चे स्टेबल रहे, स्ट्रेस से दूर रहे, डिप्रेशन से दूर रहे। ये स्पेशल बच्चों के लिए भी है, जनरल बच्चों के लिए भी। एग्जाम फियर्स ना हो बच्चों को, तो इसलिए गाइडेंस इन काउंसलिंग की नीड है। ठीक है, और ये जनरली जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं वो भी देते हैं, बट इसके लिए स्पेशली स्पेशल टीचर्स होते हैं जो बच्चों को गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। राइट, बाकी एक रीडिंग दीजिएगा, रीडिंग देंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा भी समझ लिया तो आप खुद से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अगला है, समावेशी के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। इन मॉडलों के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सी बाधाएं उत्तरदायी हैं वो बताएं। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव classrooms, ठीक है, inclusion. What are the barriers responsible for the successful implementation of these models? पहले तो आप बताओगे इंक्लूसिवनेस क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, फिर आएंगे हम इसके मॉडल्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी अंदर से भी एक मॉडल 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या मॉडल ऑफ इंक्लूजन ये भी 4 मार्क्स में जो है आपका आ सकता है। 16 में तो डेफिनेटली हायर चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से हम इसको करेंगे। पहला है पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल, दूसरा वैंक्स अडेप्टिव लर्निंग मॉडल, तीसरा टीचिंग मॉडल, देन स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरवेंशन, देन द ह्यूमन राइट मॉडल। ठीक है, 5 है, एक एक करके। पहला पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल वो है जिसमें जो जनरल टीचर है क्लास में, ठीक है, वो स्पेशल एजुकेटर को, स्टाफ को, यानी कि स्पेशल टीचर को अपनी क्लासरूम में बुलाती हैं। ठीक है, प्लानिंग से होता है ये सारा, और वो सपोर्ट करते हैं जनरल टीचर को पढ़ाने में। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर पढ़ाएंगे, टीम टीचिंग और कोलैबोरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश इन हो रहा है, मतलब पुश इन किसका हो रहा है, ये वाली टीचर पुश इन हो रही है क्लासरूम में जनरल टीचर के साथ। ठीक है, इन क्लासरूम विद जनरल टीचर पुश इन हो रही है, अंदर आ रही है। फुल इंक्लूजन मतलब यहाँ पे सभी के लिए एजुकेशन होगी। हो सकता है देखो जनरल टीचर जब पढ़ा रही है तो जो बच्चे जिनको कोई इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को ना समझ पाए, बट जब स्पेशल टीचर भी होगा
तो स्पेशल टीचर का फोकस डिसेबल्ड बच्चों पे भी होगा नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसे में फुल इंक्लूजन होगा क्लासरूम में। बच्चे इंक्लूसिव हैं, क्लासरूम इंक्लूसिव है, और अब टीचर्स भी इंक्लूसिव हो गए क्योंकि स्पेशल टीचर भी है और जनरल टीचर भी है। ठीक है, तो अब पता चला इसका नाम पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल क्यों है। क्लियर। जब स्पेशल टीचर जनरल टीचर के साथ मिलकर पढ़ाता है, एक टीम टीचिंग और कोलैबोरेशन करते हैं फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पे डिसेबल्ड और नॉर्मल स्टूडेंट्स दोनों होते हैं, फुल इंक्लूजन होता है और बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है स्पेशल टीचर से, जो कि सामान्य स्थितियों में मिलना थोड़ा कम संभव है। ठीक है, ये आपको लिखना है। दूसरा है वांग्स अडेप्टिव मॉडल। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हो ना येलो वाला, इतना पढ़ लोगे ना समझ आ जाएगा। प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स। ठीक है, वांग का जो अडेप्टिव लर्निंग मॉडल है, ये एक ऐसी एजुकेशन अप्रोच है जो फोकस करती है कि भाई हम बच्चों को पर्सनलाइज्ड यानी कि उनके अनुसार, ठीक है, खुद से चीजों को उनमें चेंजेस करके कुछ ऐसी एडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस दें जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, अब वांग के कुछ लर्निंग मॉडल इस प्रकार से है। बच्चे का असेसमेंट, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट था, ठीक है, और फोर्थ क्लास की बच्ची थी ये। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाया था, केवीएस का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मेरी क्लासरूम में इस बच्चे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शी वॉज अ ब्लाइंड चाइल्ड, अनाथ थी, डायरेक्ट एनजीओ से पढ़ने आती थी, और मेरी इसके साथ मतलब एक सिंपैथी और एक इमोशनल कनेक्ट अपने आप हो गया था। ठीक है, तो अब है क्या, और पूरी क्लास इसकी हेल्प करती थी। लाइक मैं अब भी उसे याद करती हूँ तो मुझे बहुत लाइक प्यार आ जाता है उस बच्चे पे। आज तो वो काफी बड़ी हो गई होगी, ये ऑलमोस्ट 7-8 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है, क्या बता रही थी मैं, आई जस्ट गॉट, मैं दूर हो गई उससे। तो ये ब्लाइंड स्टूडेंट जो थी, हाँ, एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था। आई वॉज इंग्लिश टीचर। तो एक क्वेश्चन डाला था जिसमें पिक्चर को देखना था और 10 सेंटेंसेस लिखने थे। ठीक है, ऐसे पिक्चर देख के। अब ये बच्ची विजुअली जो देख नहीं सकती थी, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है लिख नहीं सकते, वैसे ही मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं लिखो। अब इस बच्चे के लिए हमने क्वेश्चन पेपर को मॉडिफाई किया। ठीक है, बच्चे ही आए मेरे पास, मेरा ध्यान भी नहीं गया इस चीज पे कि मैम, एक और लड़की थी वो आई, बोलती मैम वो कैसे करेगी, वो तो देख नहीं सकती है, तो ये वाला क्वेश्चन तो वो कर नहीं पाएगी। देन आई रियलाइज्ड, फिर एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उनसे पूछ के इंग्लिश के पेपर को हमने दूसरे वे में कन्वर्ट किया। वहां पे क्या किया, डिक्टेशन की। ठीक है, वो ब्रेल में लिख पाती थी, रीड भी कर पाती थी, ब्रेल लैंग्वेज उसको आती थी प्रॉपर, तो उसकी डिक्टेशन ली गई ब्रेल में। ठीक है, और ब्रेल में ही वो पेपर देती थी अपना पूरा, और उसका पेपर मैं चेक नहीं करती थी, स्पेशल एडुकेटर जो थे वो चेक करते थे, उनके पास जाता था। तो ये हमने पर्सनलाइजेशन किया उस बच्चे के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लिए नहीं था एक्चुअली। समझ रहे हो चीज। तो वही ऐसे, यही वांग्स अडेप्टिव लर्निंग मॉडल जो है वो यही है। ठीक है, कि बच्चे की नीड और प्रेफरेंसेस या उसके स्पेशल जो डिसेबिलिटी उसके अंदर है, उसके अनुसार चीजों को में एडजस्टमेंट करना, अडेप्टिव करना। ठीक है, समझ रहे हो, यही है वो, ये की कंपोनेंट्स हैं। एक बार इनको रीड जरूर करिएगा, एग्जाम्पल जो बताया उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, तीसरा है टीचिंग लर्निंग मॉडल। हिंदी में भी देख लेते हैं। वांग का मॉडल हो गया, इसके बाद टीम टीचिंग ये वाला। ठीक है, टीम टीचिंग मतलब जब दो या दो से ज्यादा टीचर्स एक साथ मिलकर सेम क्लासरूम को, एक ही क्लासरूम को पढ़ाते हैं। ठीक है, कई बार
ये चीज ना बहुत हेल्पफुल भी रहती है जब दो टीचर्स पढ़ाते हैं, टर्न बाय टर्न वो अपने लेसन को जो है डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। जैसे आपने डांस देखा होगा, डांस इंडिया डांस में, ठीक है, दो लोग डांस कर रहे हैं तो पहले ये करती है फिर ये करती है। एक डांस भी था बड़ा, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय का, डोला रे डोला, डोला रे डोला। इसमें क्या होता है, एक बार वो डांस करती है, एक बार ये करती है, एक बार वो एक बार ये, फिर दोनों साथ में भी करती है। ठीक है, तो ऐसे ही टीम टीचिंग में भी एक बार ये टीचर पढ़ाएगा एक बार ये पढ़ाएगा। ठीक है, फिर दोनों साथ में मिलके भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टीम टीचिंग कंडक्ट कराई जाती है। ये कोलैबोरेट करते हैं टीचर्स आपस में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में भी दोनों का ही पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इससे बच्चों को और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेट सपोज इंग्लिश का कोई टॉपिक है, ठीक है, उसमें लिटरेचर में कोई साइंस से रिलेटेड चैप्टर आ गया जिसमें थोड़ी बहुत साइंस भी है, तो इंग्लिश और साइंस की टीचर, ठीक है, इंग्लिश टीचर अपने कॉन्सेप्ट बताएगी, साइंस का जो एक पैराग्राफ आया, लेट सपोज कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें से ढूंढ के आंसर्स जो है क्वेश्चंस के फाइंड आउट करने हैं, अपठित गद्यांश है बेसिकली। ठीक है, और वो अपठित गद्यांश साइंस का है, तो ऐसे में साइंस का टीचर आके उस कॉन्सेप्ट को समझा भी सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में कोलैबोरेटिव यानी कि टीम टीचिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, ठीक है, ये भी एक एजुकेशनल अप्रोच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और एड्रेस, यानी कि वो काम करते भी हैं जो आइडेंटिफाई किया है, the specific needs and challenges of individual students through targeted interventions। यानी कि हम कुछ ऐसे इंटरवेंशंस बनाते हैं, मतलब मोटिव्स बना लिए कुछ ऐसी, कि जिससे हमें आइडेंटिफाई हो, हम पहचान सके कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, क्या उनकी स्पेशल नीड्स हैं, क्या उनकी बाधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, और बाद में उनके लिए काम कर सके। ये टिपिकली जो ये मॉडल है इसका प्रोसेस ये रहता है, पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, फिर डाटा कलेक्ट करो, फिर डेवलपिंग द इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान, मतलब फिर एक प्लान रेडी किया। देखो, पहले प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है, फिर डाटा कलेक्ट किया कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, फिर एक उस डाटा पे बेस्ड प्लान बनाया। ठीक है, प्लान बना के एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद देखा कि बच्चे की प्रोग्रेस उस प्लान के जरिए हुई या नहीं हुई। ठीक है, और नहीं हुई तो कुछ एडजस्टमेंट्स जो भी नीडेड थे वो किए गए। तो इस तरीके से जो इंटरवेंशन मॉडल है वो बेसिकली काम करता है। ये बहुत हेल्पफुल है डाइवर्स नीड्स और एबिलिटीज के बच्चों के लिए, मतलब अलग अलग तरह के बच्चों के लिए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो उनके लिए, हर बच्चे के लिए अलग इंटरवेंशन होता है और अलग तरीके से उसको जो है हम एक प्लान उसके लिए रेडी करते हैं, ताकि उसकी स्पेशल नीड्स और जो उसके चैलेंजेस हैं उनको हटाया जा सके, उनको दूर किया जा सके। ठीक है, अगला है द ह्यूमन राइट मॉडल। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हर देश में, लाइक ये अब यूनिवर्सल बन गया है यूएनसीपीआरडी के अंदर, यूनिसेफ, ये नहीं, यूनिसेफ। ठीक है, जो चिल्ड्रंस के हक के लिए पूरे विश्व में काम करता है। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म भी एक बार मैं बताती हूँ।
ठीक है, यूएन ने देखो ये सब चीजें बनाई हुई हैं इंटरनेशनली। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो जिस भी कंट्री को जरूरत होती है वहां पे फंड्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली ये जितने भी ऐसे मॉडल्स हैं, ह्यूमन राइट मॉडल हो गया, बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो, बच्चे पीछे ना रहे, बच्चे लेबर वर्क में ना लग जाएं पढ़ने की उम्र में, तो ये सब चीजें यूनिसेफ के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज के लिए है। ठीक है, उन कंट्रीज के लिए जो इसका पार्ट है। ठीक है, कुछ कंट्रीज नहीं भी मानती है इसकी बात, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया जो इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, सो ये गारंटी करता है ऑल इंडिविजुअल्स को दैट देयर बैकग्राउंड लाइक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये देखते हुए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमताएं क्या है, एबिलिटीज वगैरह को बिना देखे, एबिलिटी, पहचान और उसका बैकग्राउंड, पीछे से वो कहाँ से है, ठीक है, ये सब देखे बिना। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आई एम टू टायर्ड नाउ। एक्चुअली मैं बहुत सुबह ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। श्रवण निशक्तता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज बेसिकली उस बंदे को, इंडिविजुअल को हम कैटेगराइज करते हैं जिसको सुनने में कुछ दिक्कत होती है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। ठीक है, so meaning hearing thresholds of 20 decibels or better in both ears। ठीक है, इट कैन बी, ये भी माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी, और मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड, इस तरीके से इसके भी अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो रेंजेस एक बार इसकी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब कुछ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो फॉर्मल स्कूल, स्पेशल स्कूल्स और एनआईओएस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो प्रोवाइड कराते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी। ठीक है, एक बार इसको रीडिंग दीजिएगा, बहुत ही आसान है, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड किया है वैसे ही ये भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, वो है कोऑपरेटिव लर्निंग का। ठीक है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं, क्योंकि ये एक 100% श्योर क्वेश्चन लगा लो जो आता ही आता है, इतना इम्पोर्टेंट ये है। और बाय चांस 16 में नहीं आया तो 4 में भी इसके काफी वो है कि आ जाएगा, सहकारी अधिगम। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ, इस टॉपिक को, कोऑपरेटिव लर्निंग को, वहां से कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक को, सहकारी अधिगम। क्लियर? एक बार आप इसका आंसर देख लीजिए। अब हम आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8। उदाहरण सहित समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक और संसाधन शिक्षक की भूमिका बताइए। देखो, जनरल क्लास टीचर वही हो गई जो जनरल टीचर्स हैं स्कूल में। ठीक है, जिनकी पढ़ाई भी बता देती हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड, या आपने डीएलएड किया हो अगर प्राइमरी तक है तो। ठीक है, साथ में बीए ना, बीए बीकॉम प्लस, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और अपना डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, लेकिन रिसोर्स टीचर वो होता है जो स्पेशल टीचर है, स्पेशल एडुकेटर टीचर। इसने स्पेशल में अपनी बीएड की होती है, बीएड स्पेशल। ये स्पेशल बच्चों के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, जैसे कि जो विकलांग बच्चे हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड मंद बुद्धि बालक हैं, उनके लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। ऐसे ही 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, इन स्पेशल एजुकेशन। तो इनकी ये स्पेशल एजुकेशन करके आए हैं टीचर ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट स्पेशल टीचर नहीं कहलाएंगे, सिर्फ यही कहलाएंगे। ये जनरल टीचर वाला भी काम नहीं कर सकते, इनको पोस्ट भी स्पेशल एजुकेटर की ही स्कूलों के अंदर मिलेगी।
ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग रोल होता है। ठीक है, तो एक बार आप रीड करोगे तो बाकी चीजें समझ आएगी। बेसिकली समझना था कि दोनों होते क्या है। ठीक है, रिसोर्स टीचर्स, जो टीचर्स यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हैं एडुकेट करने के लिए विजुअली ऑडिबली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, या और कोई प्रॉब्लम बच्चे को है, मेंटली इम्पेयर्ड है, या एकेडमिक्स में जैसे नॉर्मल दिक्कत आ रही है। जैसे कि तारे जमी पे एक मूवी थी, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और ये एग्जाम्पल ना दूँ, कि मैं नहीं और भी कोई टीचर तो बहुत लाइक एक नाइंसाफी होगी इस सब्जेक्ट के साथ। अब तो इसका पार्ट 2 भी आ रहा है बहुत जल्दी, सितारे जमी पर। आई एम टू एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट मूवी है तारे जमी पर। टीचर है ना, तो टीचर है तो ऐसी मूवीज थोड़ी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है। तो इस मूवी में आपने देखा था आमिर खान जो थे वो टीचर थे। ठीक है, और जो बच्चा था ईशान, उसको प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया था उसको। ठीक है, तो डिसलेक्सिया था, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है सही एड अगर बच्चे को देते हैं। ठीक है, जो कि आमिर खान जी ने किया भी था। ऑल्दो ये एक आर्ट के टीचर थे, स्पेशल टीचर नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्पेशल एडुकेटर का ना कॉन्सेप्ट बहुत कम था। ये तो मतलब अब ये लगा लो पिछले 8-10 साल से थोड़ा फेमस हुआ है। वरना मेरे को याद है मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ी हूँ तब स्पेशल एडुकेटर को हम नहीं जानते तो ना हमारे स्कूल में होता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी तो यही इसमें बात हो रही है कि जिनको बेसिक एकेडमिक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो लेट सपोज स्लो लर्नर्स हैं, तो उनके लिए भी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए, इम्पेयर्ड बच्चों के लिए नहीं, जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं छोटी बड़ी कैसी भी, उनके लिए भी स्पेशल एडुकेटर्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये एंड होता है। एंड आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, मैंने जितने इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड थे वो कराए हैं। बाकी पीडीएफ जो ये है इसमें और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट होंगे इसमें 14 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी जो है बाकी पीडीएफ जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी बीइंग द बेस्ट टीचर, उसको ज़रूर डाउनलोड करना है अपने अपने फ़ोन में एग्जाम्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।